हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो है उसका पोलराइजेशन ऑफ लाइट टॉपिक। ये थेराटिकल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट है जिसमें आपका वेक्टर यूज़ होगा, जिसमें आपका लाइट के अलग अलग कंसेप्ट क्लियर होंगे, लाइट एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट हम पहले देखेंगे पोलराइजेशन के लिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, उसका प्री रिक्विजिट देखेंगे, उसके बाद में पोलराइजेशन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, और लास्ट में है मैलस लॉ जो कि इंटेंसिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अभी ये बोलने का मतलब क्यों या फिर वजह क्या है, तो अभी यूट्यूब पे आपका चल रहा होगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ वो वीडियोस देखे जा रहे हैं। ठीक है, नई कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो है दो बड़े प्लेयर है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। नाम ले लेता हूँ, फिजिक्स वाला और अपनी कक्षा, है ना। तो उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब चल रहे हैं यूट्यूब पे, लोग भी बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो बच्चों का है। ठीक है, ये फाइनल रिप्लाई वाला वीडियो बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। ठीक है, 4-4 5-5 वीडियोस बन चुके हैं फाइनल रिप्लाई पे, है ना। फाइनल रिप्लाई फाइनल होता है, ठीक है, ये कुछ बोलेंगे इधर के साइड से, बाद में इधर के साइड से कुछ बोलेंगे, और बच्चे वही वीडियोस देखते हैं। मैंने देखा कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने के वीडियोस है उनको कम व्यूज़ है। ठीक है, महीना हो जाता है अपलोड करके, लेकिन 400 के 500 के ऐसे व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी वाले जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उसमें मिलियंस में व्यूज़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे पढ़ाई के वीडियोस छोड़ के ये कंट्रोवर्सी वाले देख रहे हैं वीडियोस ज़्यादा। ठीक है, इसमें नुकसान जो है ना वो बच्चों का ही है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको, है ना। और सबसे मेन बात ये है कि ये दोनों इतने बड़े प्लेयर है कि उनको ये जो उनकी जो भी है कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है, झगड़ा है, जो कुछ भी है वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था, है ना। जो कुछ है, दोनों बड़े बड़े प्लेयर हैं, दोनों के पास लीगल टीम है। किसी ने कुछ गलत किया है तो लीगल मतलब कोर्ट के रास्ते से जाओ या लीगल कुछ प्रोसीडिंग्स लो। बच्चों के सामने ये वाले झगड़े नहीं आने चाहिए। लेकिन गलत, बुरी या फिर दुख की बात जो है कि बच्चे उल्टी इन्हीं वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं देखना। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है ना, वेस्ट हो रहा है टाइम। ठीक है, और बाकी मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर भी क्या कर रहे हैं, उन कॉन्ट्रीवर्सों उनको सब्जेक्ट लेके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं। क्यों? ताकि व्यूज़ बढ़े, है ना, उसके बाद में सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाए। ठीक है, तो अच्छा फेम मिल जाए या फिर अच्छी अर्निंग हो जाए यूट्यूब से। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, अब कुछ सेपरेट वीडियोस नहीं बनाएंगे। खाली आपको रिक्वेस्ट थी कि इन तरह के वीडियोस को मत देखो, क्योंकि इंडस्ट्री में ये दो ही प्लेयर नहीं है, बहुत सारे हैं ना। अनअकैडमी है, ई सरल है, वेदांतु है, आकाश है, बहुत सारे हैं। किसी ना किसी का तो झगड़ा एक दूसरे के साथ चलता ही रहेगा हमेशा। और इस तरह के वीडियोस अगर आते जाएंगे, अगर आप उन वीडियोस को ही देखोगे बार बार, तो पढ़ाई वाली वीडियोस कौन देखेगा, है ना। तो बच्चों को सोचना है कि उनको ये कंट्रोवर्सी, ये झगड़े वाले वीडियोस देखना है कि स्टडी जिसमें है, पढ़ाई वाले वीडियोस जो है वो देखने हैं। ठीक है, किसी भी चैनल का देखो, मेरे ही चैनल का या किसी छोटे चैनल का देखो, ऐसा नहीं है। फिजिक्स वाला देखो, अपनी कक्षा देखो, कोई भी देखो, लेकिन जिनमें पढ़ाया है वो वाले वीडियोस देखो। ये झगड़े वाले वीडियोस से आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। ठीक है, ठीक है, और मिलियन मिलियन जो व्यूज़ आपने दिए उनसे तो दोनों का ही पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों को वो बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ पे टाइम पास करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है या ये झगड़े के वीडियोस को देखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको वही बताना था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, बाकी सब छोड़ दो। ये सारी वीडियोस तो आते ही रहेंगे, है ना। तो बस ऑन दैट नोट हम स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा होगा मेरा जो इमोशन है, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम कम है ना। तो सबसे पहले क्या था, वेव ऑप्टिक्स, मतलब लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर आपको पता है तो लाइट के बारे में सर हमको बहुत कुछ पता है, नया क्या बताओगे, है ना। फिर भी आज मैं जो लाइट के बारे में बताऊंगा, जो पोलराइजेशन के लिए नेसेसरी है, वो बातें आपको पहले पता नहीं होगी। ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी थ्योरी देखी थी, है ना। उसमें जो एडप्ट की थी वो थी हाइजीन की थ्योरी। हाइजीन लेकिन पूरा का पूरा सही नहीं था, बाद में हाइजीन भी गलत साबित हुआ था बहुत सारे पॉइंट्स को लेके। ठीक है, तो लाइट क्या है, सबसे पहले आपको पता है जो बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आपने पढ़ा है, क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अभी ध्यान से देखना। मान लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेव जा रही है,
ठीक है, वेव क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। क्या हो रही है, प्रोपोगेट। प्रोपोगेट होना मतलब आगे आगे जाना। मान लो लाइट एक्स एक्सिस से ऐसी आगे आगे जा रही है, तो इसमें दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, बात को ध्यान में रखना, वर्ड्स को ध्यान में रखना। क्या, दो तरह के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। और दो तरह की वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन है इसमें, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। इसी की वजह से इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और अगर क्लास 11 का वो लास्ट चैप्टर अपने ढंग से पढ़ा होगा, अच्छे से ध्यान देके पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक वेव या तो वाई डायरेक्शन में बताई होंगी उस चैप्टर में, और उसको परपेंडिकुलर हो रखे जेड एक्सिस, है ना। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर होगी, और ये जो लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, लाइट जिस डायरेक्शन में आगे आगे जा रही है, प्रोपोगेट हो रही है, ट्रैवल कर रही है, उस डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर। मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारी लाइट पास हो रही है, तो हमारी इलेक्ट्रिक वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट होगी, है ना, ऊपर नीचे बहुत सारी डायरेक्शन होती है। और अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी देखेगी कि दोनों को परपेंडिकुलर हो, किसको किसको, इस डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर। तो वहाँ पे डायग्राम आपने ऐसी निकाली होंगी, है ना, बुक में दिया है। तो लाइट में क्या होता है, देयर आर टू वेक्टर्स और टू वेक्टर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है उसको भी परपेंडिकुलर है। और उसी के वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। फिर से क्लास 11 का अगर आप देखोगे वेव चैप्टर, साउंड चैप्टर आई गेस, है ना, उसमें ट्रांसवर्स वेव और एक थी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में वो डेफिनेशन क्या थी, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, ऐसा बोला था। यहाँ पे पार्टिकल किधर है, लेकिन लाइट जो है ना, लाइट है नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल। अभी मैकेनिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसको पास होने के लिए मीडियम लगता है, जिसको पास होने के लिए मीडियम लगता है। लाइट को मीडियम नहीं लगता है, लाइट तो हमारी वैक्यूम से भी क्या हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है। तो लाइट हमारी कौन सी वेव हुई, नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव के एक्चुअली दो टाइप पड़ते हैं, एक है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल। लेकिन हमारी लाइट कौन सी है, नॉन मैकेनिकल वेव। मटेरियल मीडियम की जरूरत है नहीं, रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। अगर नॉन मैकेनिकल में है, मगर लाइट अगर वैक्यूम में पास हो रही है, तो वैक्यूम में तो मटेरियल कुछ नहीं रहता। तो ये ट्रांसवर्स वेव वाली डेफिनेशन कहाँ से आई, है ना। तो ट्रांसवर्स वेव इसको इसीलिए बोला जाता है कि इसमें मटेरियल नहीं, इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर होगी, और जिस डायरेक्शन में लाइट पास हो रही है, ट्रैवल हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, उस डायरेक्शन को भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये है दो चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव के भी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे मटेरियल के बारे में नहीं बात कर रहे, क्या परपेंडिकुलर है अपना। देखो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन ऐसे ध्यान में रखते हैं, परपेंडिकुलर और इसको पैरेलल। लेकिन ये पैरेलल कौन, मटेरियल्स, है ना, मटेरियल और पार्टिकल ऑफ द मीडियम। यहाँ पे तो मटेरियल पार्टिकल कुछ नहीं चाहिए, तो ये ट्रांसवर्स वेव कैसे हुई। तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है, और दूसरी चीज़ क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है, किसके लिए, पोलराइजेशन के लिए। पोलराइजेशन कंसेप्ट सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही अप्लाई होता है, सिर्फ ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पोलराइजेशन आप ला नहीं सकते हो। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, पहली चीज़। और दूसरी क्या, हाँ बताता हूँ। आपने चैप्टर पढ़ा है क्लास 11 में, वेक्टर। वेक्टर में भी एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। मान लो एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, और हमारा वेक्टर कुछ ऐसा है, इसको बोलते थे आर
मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ थीटा एंगल बना रहा है, किस एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन बोलते थे आर एक्स और उसको लिखते थे आर कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते थे आर वाई और उसको बोलते थे आर साइन थीटा, उसकी वैल्यू आती थी। और अगर वही चैप्टर क्लास 11th का स्केलर वेक्टर चैप्टर या फिर मैथमेटिकल मेथड चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा होगा तो सिर्फ ये दो ही डायरेक्शन नहीं है जिसमें हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक ऐसा वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने बोल दिया आर, तो इसको क्या हम रिजॉल्व नहीं कर सकते क्या? इसको रिजॉल्व कर सकते। बोलेंगे चलो मुझे एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, तो ला सकते हैं बिल्कुल। इसके साथ एंगल थीटा ले लो और अभी ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। हाँ, लेकिन कंपलसरी अभी जो दूसरा वेक्टर निकालोगे वो कौन सा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट एक दूसरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्या हो सकता है, आर साइन थीटा। इस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये वर्टिकल है तो ये तो इसका तो कुछ रिजोल्यूशन नहीं होगा, हो सकता है। किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन, अपन जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में। अपन इस डायरेक्शन में चाह रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अपन ने उसको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन दूसरा कंपोनेंट कंपलसरी क्या होगा, उसको परपेंडिकुलर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये प्री रिक्विजिट है किसके लिए, पोलराइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा वे ऑप्टिक्स में, वन लाइन कंसेप्ट है क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको पोलराइजेशन आराम से समझ में आ जाएगा। थेराटिकल है लेकिन इस पे भी CET JEE में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर पता चल जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, एक एक सेंटेंस पे ध्यान देना है, तो आपका एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें दो फील्ड्स होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, ओके। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। चलो, लाइट का सोर्स कौन है, किसी भी चीज़ का सोर्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स। क्या होते हैं, एटम्स। मान लो एक एटम है, ठीक है, एटम है, इसने लाइट इमिट करी, इसने क्या इमिट करी, लाइट, और लाइट जा रही है मान लो एक्स एक्सिस में। किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में। लाइट कौन सी है, कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें दो वेक्टर है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर। मैग्नेटिक वेक्टर को बी बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है क्या कि अभी जो पोलराइजेशन टॉपिक है ना, इसमें हम ज़्यादा या फिर 99% किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर के बारे में, और बी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे या फिर नहीं ही करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसे होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा उसको परपेंडिकुलर, इस तरह से, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, ठीक है। और फिर बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड भी देख लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में होगा कि वो इन दोनों को क्या होगा, तीसरा परपेंडिकुलर, इस तरह से सामने, है ना, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया एक एटम, और वेव फिर ऐसी जा रही है, ठीक है। ये वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, इस तरह से। अभी मैंने दूसरा एटम लिया, दूसरा एटम भी क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है उसी सोर्स का, मान लो बल्ब है या फिर सन है। ये क्या आपका सन है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ये एटम को इधर खींच लिया मैंने, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। अभी दूसरा एटम खींचता हूँ मैं, दूसरे एटम में भी क्या हो रहा है, लाइट वेव इधर जा रही है, लेकिन अभी सुनो, जरूरी नहीं है कि
उस एटम की भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही हो जैसे पहले एटम ने जो लाइट इमिट करी है उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन थी वो थी इस तरह से परपेंडिकुलर। लेकिन अभी जो दूसरा एटम है उसकी भी लाइट तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा वापस इसी तरह से परपेंडिकुलर है। जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन इस लाइन को आप परपेंडिकुलर सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो क्या? तो नहीं। देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। मैं इसको कैसे भी इधर उधर रोटेट कर लूँ, एंगल 90 ही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लाइट बीम या फिर लाइट इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है, 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 ऐसी 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 किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन एंगल हमेशा क्या मेंटेन रहेगा? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इस तरह से बताने का है तो मान लो लाइट इस डायरेक्शन में पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारा ऐसा भी हो सकता है जैसे पहले एटम के अंदर है, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी एंगल 90 है, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी एंगल 90 है, फिर भी 90 है, फिर भी 90, फिर भी 90 है। ठीक है, तो एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये सोर्स एक लाइट बीम पास कर रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, इस सोर्स के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, है ना। किस एटम से, एक एटम से जो लाइट निकल रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, दूसरे एटम से जो लाइट निकल रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तीसरे वाले की ऐसी है, चौथी की ऐसे है। मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर आप देखो कि इस तरह से पूरा किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। अगर इसको हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया, ठीक है, इस तरह से बताता हूँ, अगर इसको हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया तो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा 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 कहीं से भी हो सकता है परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर मान लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये पूरा देखो सर्कल में घुमा रहा हूँ, मतलब है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ ना, इस एक्स एक्सिस को एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, प्लेन, क्या ड्रॉ करता हूँ? प्लेन। अभी कैसा प्लेन वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मान लो छोटा सा लेता हूँ, ठीक है, ये रहा। देखो अभी ये जो लाइट है वो आ रही है ऐसी, ठीक है, इस तरह से, बहुत मुश्किल हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन, इस तरह से, पहले एटम का इस तरह से, दूसरे एटम का इस तरह, तीसरे एटम का इस तरह, चौथे एटम का इस तरह, पांचवें, ये प्लेन हमारा पकड़ के रखा हो, ऐसा 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 ऐसा। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से घूम रही है ना। एक एटम की ऐसी, दूसरे एटम की ऐसी, तीसरे की ऐसी, चौथी की ऐसी, पांचवी की ऐसी। पूरा सोर्स को देखेंगे हम, तो पूरे सोर्स को अगर देखेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, उसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वो हमेशा इस एक्सिस को परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन परपेंडिकुलर सिर्फ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। एंगल तो फिर भी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही रह रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ये प्लेन है, कौन सा? इस तरह से, ये प्लेन इस तरह से, इस तरह से, डायरेक्शन इस साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, कैसे भी, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसी भी हो सकती है, अंदर बाहर, ठीक है। तो अभी पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। कौन सी लाइट? ऑर्डिनरी लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट की डेफिनेशन ये होगी, द लाइट इन विच, आप लिख सकते हो चाहो तो, या फिर बुक में तो है ही, द लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर, क्या? इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होगी? वाइब्रेट्स, क्या होगी? वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, in all possible directions symmetrically in a plane perpendicular to the direction of propagation of light wave,
एक्सप्लेन करता हूँ। दिख रहा है आपको, थोड़ा इंक कम है, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिर से कि ऐसी लाइट जो किसी भी सोर्स है, अभी इधर एक बल्ब है, वो वहाँ पे भी एक एटम थोड़ी ना है, बहुत सारे एटम्स है, मिलियंस करोड़ में एटम्स है, ठीक है। हर एक एटम उसकी लाइट छोड़ रहा है, लेकिन हर एक की लाइट की जो प्रोपोगेशन है, ये मान लो सामने लाइट आ रही है, तो ये हो गई सामने जाने वाली लाइट की डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से भी परपेंडिकुलर हो सकती है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, मतलब क्या, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस सिमेट्रिकली, मतलब सब तरफ, है ना, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मैंने क्या करा था, ये प्लेन ऐसे दिखाया था आपको, है ना, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी, 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 है ना। तो एक प्लेन है, लेकिन ये प्लेन कौन सा है, इस प्लेन को अभी हम इस केस में बोलेंगे वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। अभी वाई जेड प्लेन क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर अगर प्लेन ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर दो कौन सी एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, दूसरी जेड एक्सिस है। तो उस एक्सिस पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, सॉरी एक प्लेन ड्रॉ करा, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर। तो उस प्लेन के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे 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 सिमेट्रिकली किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब एक ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट करेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, बट वो कहाँ पे होंगे, इन अ प्लेन। वो प्लेन कैसे होगा, परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट में ध्यान में रखना, या फिर ऑर्डिनरी लाइट में ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अभी हम पढ़ेंगे कि लाइट को अभी हमें क्या करना है, पोलराइज करना है। अभी क्या करना है, लाइट को पोलराइज करना, मतलब एक तरफ पोलराइज होना मतलब किसी एक साइड पे झुकाव होना। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या है, सभी डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में प्रीडोमिनेंट नहीं है, या किसी भी एक डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट नहीं। आप ये ऑर्डिनरी लाइट को अगर देखोगे, इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर को देखोगे, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर सारे डायरेक्शन में है। सारे डायरेक्शन में मतलब कौन सा डायरेक्शन, ऐसी सारी डायरेक्शंस जो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये एक्स एक्सिस मतलब क्या है, हमारी लाइट उस डायरेक्शन में जा रही है, ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है, एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक वेक्टर को जब देखेंगे तो इलेक्ट्रिक वेक्टर सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। लेकिन सारी पॉसिबल डायरेक्शंस कैसी है, इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। ध्यान में रख लो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर सिर्फ दो डायरेक्शन नहीं है, वाई और जेड नहीं है। मैंने बताया ये भी परपेंडिकुलर है, एक कंप्लीट वाई है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये कंप्लीट जेड है, लेकिन ऐसी भी परपेंडिकुलर हो सकती है, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी। देखो फिर भी एंगल कितना है, 90 है दोनों के बीच में, है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट करते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ऐसी डायरेक्शंस जो क्या हो, इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। तो ऐसी डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस को कन्फाइन करने के लिए हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये वाला कंसेप्ट है आपका अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट का। अभी हम देखते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा आपका पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अभी देखो पोलराइजेशन करेंगे, इस लाइट का क्या करेंगे, पोलराइजेशन करने के लिए एक क्रिस्टल लगता है या फिर एक मटेरियल लगता है जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजर, या फिर कहीं कहीं पे लिखा है पोलराइजर। दोनों का मतलब एक ही है, क्यों यूज़ होता है, लाइट को पोलराइज करने के लिए, लेकिन पोलराइज करना मतलब क्या करना, वो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब घर वाले रेस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को, कोई चीज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ को अपन नहीं कर सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस, किसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वाइब्रेशंस, किन के वाइब्रेशंस, ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर,
पहला ऑर्डिनरी लाइट देखो, ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर भी वाइब्रेट कर सकते थे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, लेकिन पोलराइज लाइट में क्या होगा कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में अभी इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट नहीं करेंगे, किसी भी एक ही डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी एक ही डायरेक्शन में। द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ सिंगल और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऑफकोर्स वो डायरेक्शन क्या होगा, लाइट का प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर, पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। पहले क्या था, सारी, अगर हाँ मान लो अनपोलराइज लाइट है, मैंने जैसे बताया कि लाइट सामने आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो चीज़ मैंने बताना भूल गया, ठीक है। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, अभी यहाँ पे डॉट क्यों, क्योंकि ऐसी बाहर आने वाली लाइन नहीं निकाल सकते, ऐसी अंदर जाने वाली लाइन नहीं निकाल सकते, इसलिए बाहर आओ या अंदर जाओ, वो वाली डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ये ब्लैक डॉट से, ठीक है। और वापस देखो, ए भी परपेंडिकुलर, 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 ठीक है। तो ये सारी डायरेक्शंस को कैसे लिख सकते हैं अपन, ए भी परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ए भी परपेंडिकुलर ही है, ए भी परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ए भी परपेंडिकुलर ही है, ए भी परपेंडिकुलर ही है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे अनपोलराइज लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट। दूसरी और एक मेथड है, ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट हो रही है, दिख रहा है आपको, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ऊपर नीचे हुआ, और दूसरा अंदर बाहर वाला भी है ना, तो अंदर बाहर वाला डायरेक्शन मतलब क्या, डॉट। इस तरह से भी आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑर्डिनरी लाइट को या फिर अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड में पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे खाली क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर डिफाइन बोलेंगे। पहला डेफिनेशन किसका देना होगा आपको, अनपोलराइज लाइट का, दूसरा डेफिनेशन देना होगा पोलराइज लाइट का। अनपोलराइज लाइट का जब आप डेफिनेशन दोगे, सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ के नहीं आने का, उसका रिप्रेजेंटेशन भी डालने का, उसका रिप्रेजेंटेशन भी डालने का, ठीक है। तो हो गया अनपोलराइज लाइट। पोलराइज करना मतलब क्या, जो इतनी सारी वाइब्रेशंस दिख रही है, कितनी डायरेक्शन है, बहुत सारी डायरेक्शंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल दिख रही, ये वर्टिकल हो गई, ठीक है। तो इतनी बहुत सारी डायरेक्शंस है, यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है लाइट की, ऐसी वाली, ठीक है। तो लाइट वेक्टर्स बहुत सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में, लेकिन पोलराइज करने के बाद क्या होगा ना, कोई भी एक ही डायरेक्शन रहेगा, कोई भी एक ही डायरेक्शन रहेगा, बाकी की डायरेक्शंस गायब हो जाएंगी, बाकी की डायरेक्शंस गायब हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इनको पास ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पोलराइजर या पोलराइड। ये क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन समझ लो कि द कंसेप्ट ऑफ, ओ सॉरी, ये पोलराइज लाइट का नहीं है, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है, और पोलराइज्ड लाइट क्या है, उस कंसेप्ट का आउटकम है, रिजल्ट है। मतलब ऑर्डिनरी लाइट को जब हम पोलराइज कर देंगे तो हमको कौन सी लाइट मिलेंगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेंगी। तो पहले पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि पोलराइजेशन एक कंसेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ, क्या करेंगे हम उसमें, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, किसी को पास करेंगे, किसी को पास नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट करना। द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस, किसके, इलेक्ट्रिक वेक्टर को, इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ही वेक्टर को हम पास करेंगे, बाकी को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जैसे अनपोलराइज्ड लाइट में लिखा था, ठीक है। वहाँ पे ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस था, वहाँ पे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, सिर्फ वर्ड चेंज करना है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अभी लिखेंगे पोलराइज्ड लाइट, ये डेफिनेशन एकदम सिंपल है, सिंपल। अभी ये कंसेप्ट था, अभी ये क्या है, लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या है, एक लाइट है, द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट्स इन ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कौन सी वेव,
लाइट वेव। ठीक है, सिंपल। पोलराइजेशन क्या है, कंसेप्ट है। पोलराइज लाइट क्या है, लाइट है। द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक वेक्टर अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। और ऑफकोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, तो वो इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लाइट को पोलराइज करने के लिए क्रिस्टल लगता है या जो मटेरियल लगता है उसको बोलते हैं पोलराइजर या फिर पोलराइड। अभी इनकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर देखते हैं अपन पोलराइजर क्या होता है। ठीक है, चलो। तो पोलराइजर एक पॉलीमर है। ओके, फिर से एक बात भूल गया मैं, पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिपेंड करता है कि कौन से वाइब्रेशंस पास हुए हैं, कौन से वाइब्रेशंस पास नहीं हुए हैं। ठीक है, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, तो पोलराइज्ड लाइट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डॉट नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वाइब्रेशंस थे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इस चीज़ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ दो डायरेक्शन दिखाते हैं, एक है अपवर्ड और एक है ये डॉट मतलब अंदर बाहर। इसके पास दो वाइब्रेशंस, दो डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर है, एक अप डाउन और एक इधर उधर। ये पोलराइज लाइट नहीं है, पोलराइज में क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन। तो या फिर ऊपर नीचे वाले वाइब्रेशन होंगे खाली, या फिर क्या हो सकता है, खाली अंदर बाहर वाले होंगे। बस इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली केस में क्या हुआ है, पहली केस में जो हॉरिजॉन्टल थे वो ब्लॉक हो गए और वर्टिकल पास हो गए। दूसरे कंसेप्ट में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल पास हो गए अभी, और वर्टिकल वाइब्रेशंस क्या होंगे, ब्लॉक होंगे। बस सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस को पास करना, बाकी सारे डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस को क्या कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, है ना, उनको कन्फाइंड कर देना, एक जगह पे रोक देना, पास नहीं होने देना, ब्लॉक कर देना उनको। तो वो वाला कंसेप्ट ही क्या है, वो वाला कंसेप्ट ही है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो अनपोलराइज लाइट इस तरह से इंडिकेट कर जाती है, और पोलराइज लाइट या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर ब्लॉक्ड और पास्ड। कौन से वाइब्रेशंस पास हुए हैं या फिर कौन से वाइब्रेशन ब्लॉक हुए हैं। पहली केस में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो थे, इस डायरेक्शन वाले जो वाइब्रेशंस थे वो ब्लॉक हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है, वर्टिकल को ब्लॉक किया है और इनको पास किया है, और डिपेंड करता है कि तुम पोलराइजर का एक्सिस कैसा है, वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी पोलराइजर ही स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट, पोलराइजर क्या होता है। रेबैन, गुच्ची वगैरह गॉगल पड़े होंगे, है ना, सॉरी देखे होंगे। प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, 6,000 7,000, है ना। कुछ जो गॉगल्स होते हैं हमारे सनग्लासेस, उनकी कीमत 15,000 20,000 50,000 तक भी गॉगल्स मिलते हैं। ऐसा क्यों, उनमें अगर तुम सादे गॉगल्स पहनोगे तो उनमें पहनो या ना पहनो, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो तो सेम ही लगती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ सनग्लासेस या फिर जो जिसको अपन स्पेक्टेकल बोलते हैं, वो सच में बहुत भारी होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छी क्वालिटी के पोलराइज़र यूज़ किए जाते हैं। अभी पोलराइज़र क्यों लगता है क्या, वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड खाली। ओके, देखना एक पोलराइज़र क्या होता है। इट इज़ अ सर्टन टाइप ऑफ मटेरियल विच अलाउज ओनली, यहाँ तक देखो कि पोलराइजर क्या है, एक टाइप का मटेरियल है, एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल है, जो क्या करता है, अलाउ करता है, मतलब पास होने देता है। किसको, ओनली, मतलब फक्त, सिर्फ, है ना। किन को पास करता हूँ, ओनली वाइब्रेशंस इन अ सिंगल डायरेक्शन and blocks all other vibrations is called की जरूरत नहीं है, खत्म। इट इज लिखा है ना पहले। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल है
जो क्या करता है, अलाउ करता है सिर्फ किसको, वाइब्रेशंस इन अ सिंगल डायरेक्शन टू पास थ्रू लिख देते हैं। मतलब क्या है, एक सिंपल बताता हूँ, पोलराइजर कुछ नहीं होता है, स्लिट टाइप होता है ना, ऐसा स्लिट की जैसा होता है, ठीक है, पॉलीमर होता है एक टाइप का। मान लो लाइट सामने से आ रही है, ठीक है, और लाइट के पास ऐसे वाइब्रेशंस भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, सारे डायरेक्शंस में है। लेकिन जैसे ही आएगा तो देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको अगर ये स्लिट है मान लो, क्या करेगा, सिर्फ वर्टिकल वाले पास हो जाएंगे और बाकी के सारे वाइब्रेशंस को तो जाने ही नहीं देगा। सिर्फ मतलब अभी के लिए ध्यान में रखो कि सिर्फ क्या, वर्टिकल वाले हमको लग रहे हैं कि पास हो जाएगा, बाकी के वाइब्रेशन को क्या हुआ, बाकी के वाइब्रेशंस को इस पोलराइड ने क्या किया, या पोलराइजर ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो पोलराइजर क्या है ना, एक सिंपल टाइप का मटेरियल है, उसके अंदर से हम जब लाइट पास करेंगे, कौन सी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट के पास बहुत सारे वाइब्रेशंस है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर से, बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर से अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले। लेकिन ये पोलराइजर फिर क्या कर देगा, सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर को पास कर देगा और बाकी की जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन से, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर से, उनको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीका का मटेरियल जो सिर्फ सर्टन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन पास हो देगा टू पास, और बाकी के वाइब्रेशन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उस टाइप के मटेरियल को क्या बोला जाता है, पोलराइजर, और दूसरा नाम है पोलराइड, ठीक है। तो अभी हम पोलराइजर के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में और पढ़ेंगे, और मतलब जनरल नॉलेज की तरह उसको पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका हूँ। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है, अभी तक हमने डेफिनेशंस देखी, क्या ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, उसके बाद में पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद में पोलराइज लाइट कैसे होती है, अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, ठीक है। तो पोलराइजर हमने देखा था, ठीक है। तो अभी वो प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। मान लो एक लाइट है, ठीक है, जो है अनपोलराइज लाइट, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे, ये अनपोलराइज लाइट, ठीक है। या फिर उसको क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अनपोलराइज लाइट को, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी लाइट की डायरेक्शन जो है पासिंग की, वो ऐसी है, ठीक है। और पोलराइजर जो मैंने बोला, उसका एक एग्जांपल ध्यान में रखना, ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। टर्मलाइन क्रिस्टल बोल के क्रिस्टल होता है, ये पोलराइजर है ना, बहुत जगह पे होते हैं, है ना। जो अभी मैंने आपको बोला, सनग्लासेस, जो महंगे महंगे सनग्लासेस होते हैं। उसके बाद में अगर आपने 4 व्हीलर है आपके पास, ठीक है, तो उसके जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में भी पोलराइजर होता है। और जो उसका क्या बोलते हैं अपन, विंडशील्ड बोलते हैं ना उसको, स्टेयरिंग के आगे का जो फ्रंट जो आपका ग्लास होता है, उसको भी एक पोलराइज़र की कोटिंग लगाई जाती है, ताकि सामने से जो हेडलाइट आता है रात में या दिन में, जो चमकता है, डायरेक्ट जो आँख में थोड़ा चुभता है, तो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए हमारा जो विंडशील्ड होता है जो कार का, उस पे भी हम क्या करते हैं, पोलराइज़र का शीट लगाया जाता है। ऑलरेडी लगा हुआ होता है, हम नहीं लगाते, ऑलरेडी कार कंपनी जो ग्लास बनाती है वो ऑलरेडी एक पोलराइज़र का शीट लगा देती है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन पोलराइज़र का एक लेयर होता ही है, ठीक है। तो पोलराइज़र के यूज़ भी बहुत है। मान लो इसके आगे मैं क्या करता हूँ ना, एक पोलराइज़र रख देता हूँ, ये है पोलराइज़र। अभी पोलराइजर में एक एक्सिस होता है जिसको बोला जाता है पासिंग एक्सिस, एक नाम है उसका, सिंपल नाम है पासिंग एक्सिस। और इसको जो आपके बुक में नाम दिया है उसको वो नाम भी लेते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। और उसका एक्सिस है मान लो वर्टिकल, क्या है आपका एक्सिस, वर्टिकल है। जिस तरह से ये पोलराइजर है, इस पोलराइजर को मैंने ऐसे रखा है, इस पोलराइजर का एक्सिस कैसे है, वर्टिकल। अभी कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो मान लो इसका जो एक्सिस है, पोलराइजर का एक्सिस, वो है वर्टिकल, ठीक है। ये लाइट जो है, ये लाइट है ऑर्डिनरी लाइट या फिर अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी दिखाया जाता है, इस तरीके से भी दिखाया जाता है। इस वाले नोटेशन में क्या है, आपको 2 ही वाइब्रेशन दिखते हैं, इस तरीके से और दूसरा इस तरीके का, ठीक है। जो सिंबल इसलिए बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसलिए बनाते हैं ताकि सिंपल हो, ठीक
ठीक है। लेकिन खाली ये ऊपर नीचे वाला और ये अंदर बाहर वाले वाइब्रेशन ही है क्या सिर्फ? तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इस तरह ये जो लाइट है अभी हमारी इस तरीके से जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। इसमें खाली ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला ये दो ही वाइब्रेशन नहीं है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी, ऐसे भी है ना, इस तरीके से। लेकिन हमने इस नोटेशन में दो ही दिखा, इसमें सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो खाली ये दो पकड़ के मत चलो, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ प्लेन। अगर इसको प्लेन के हिसाब से लिखा जाए, नीचे का अगर दिखेगा तो बहुत अच्छा। एक मैंने प्लेन बना लिया और अब ये वाइब्रेशंस ऐसी है, ठीक है। हमारी लाइट ऐसी जा रही है और लाइट इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है। नीचे का दिख रहा है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे अभी देखो ये स्लिट तरीके से ना, जैसे घर का दरवाजा होता है उस तरीके का ये पोलराइजर का एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। और हमारी लाइट जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है लाइट। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे भी है, 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 ऐसे भी। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर आगे आगे जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ तक आ जाएंगे तो क्या होगा? जो वर्टिकल है वो तो सीधा सीधा पास हो जाएगा, क्योंकि स्लिट भी तो हमारी वर्टिकल है। ये क्या है? वर्टिकल है, तो पास हो गया। इस वाले का क्या होगा? इस वाले का क्या होगा वो बाद में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। वर्टिकल पूरा का पूरा पास हो जाएगा, ठीक है। ये पोलराइजर क्या करता है? सिर्फ उसी तरह के या फिर उस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को पास करता है जिन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की डायरेक्शन इस एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के क्या हो? पैरेलल हो। ये वर्टिकल एक्सिस है और हमारा वाइब्रेशन भी वर्टिकल है, सीधा वाला वाइब्रेशन जाके पास हो गया। तो ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे को। तो पोलराइजर का किसको पास करता है? पोलराइजर किस टाइप के वाइब्रेशंस पास करता है? हमारा पोलराइजर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के उस वाइब्रेशंस को पास करता है जो वाइब्रेशंस इस एक्सिस ऑफ पोलराइजर को क्या हो? पैरेलल हो। और जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, वर्टिकल एक्सिस है इसका, और हमारे वाइब्रेशन ये वाले भी है हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस जो है वो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो ये बात हो गई हमारी वर्टिकल की, और ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल की। इनका क्या होगा? तो इसके पहले मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था वेक्टर का। क्या पढ़ाया था? वेक्टर का कंसेप्ट, रिजोल्यूशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पता चल गया कि कुछ तो वेक्टर क्या हो रहे होंगे? ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। वर्टिकल क्या हो गया? पूरा का पूरा पास हो गया। लेकिन ये जो बाकी के इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे वाले, उनका क्या होता है? तो उनके लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या है? वेक्टर है। इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या है? वेक्टर। उसको रिजॉल्व करेंगे तो ये ऐसे वाले है ना, वाइब्रेशंस कैसे? ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी है। तो ऐसे वाले वाइब्रेशंस जो है वो ऐसे दिख रहे, ऐसे वाले है ना, ऐसे वाले। तो इनके साथ क्या होगा? तो इसी के लिए मैंने आपको वो कंसेप्ट पढ़ाया था वेक्टर रिजोल्यूशन वाला। तो इनको अगर अपन दो डायरेक्शन में, अभी ये पहला डायरेक्शन हमेशा कौन सा लेना वो भी ध्यान में रखना। पहला डायरेक्शन हमेशा वही लेना जो एक्सिस का डायरेक्शन है, जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन का डायरेक्शन है, वो क्या है? वर्टिकल। तो इसको दो कंपोनेंट में ये कर दो, क्या कर दो? रिजॉल्व। एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो ये वाले जो है ये ऐसा, ये क्या होगा उसका? वर्टिकल, और दूसरा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। और ये पोलराइजर क्या कर देगा? जितने भी हॉरिजॉन्टल है उनको ये क्या कर रहा? सॉरी, उनको क्या कर रहा? ब्लॉक। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर देगा? वो पास, क्योंकि एक्सिस क्या है? वर्टिकल। तो एक बात एकदम ध्यान में रखो कि ये जो अनपोलराइज लाइट है उसमें जितने भी डायरेक्शन है लाइट वेक्टर की, सारे लाइट वेक्टर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पास होगा और सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। वापस एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है? वर्टिकल, ठीक है। तो कौन से कंपोनेंट्स पास होंगे? ऐसे कंपोनेंट्स जो वर्टिकल है। बहुत सारे लाइट वेक्टर है, सभी लाइट वेक्टर को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करके यहाँ निकालेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे पहला, क्यों? क्योंकि एक्सिस वर्टिकल है। दूसरा ऑटोमेटिक कौन सा आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो सारे लाइट वेक्टर्स के, और ये एक्सिस हमारा क्या कर देगा? वर्टिकल कंपोनेंट को पास कर देगा। तो इस वेक्टर, इधर जितने भी लाइट वेक्टर्स है, सारे लाइट वेक्टर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर आने वाली लाइट में क्या आएगा? सिर्फ कॉस वाले आएंगे। सिर्फ कौन से आएंगे? कॉस, क्योंकि ये एंगल है,
कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इसके साथ जो एंगल होता है वो कॉस होता है। तो कॉस वाले क्या हो गए, पास, और जो दूसरा वाला बचता है वो साइन। तो साइन वाले क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पास हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा बोलना गलत है। ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पास होंगे जो जिनकी डायरेक्शन वर्टिकल है, और ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे जिनकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये जो स्लैंट वाले हैं उनका क्या, वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा, तो जो एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है, और मान लो एक कोई ऐसा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस, और दूसरा वाला क्या, साइन। तो इधर साइन, आपको 3 डायमेंशन में नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, साइन वाले क्या हो जाएंगे सारे ब्लॉक, और सारे कॉस सॉरी सारे कॉस वाले क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, सारे वर्टिकल पास हो जाएंगे। इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ उल्टा हो जाएगा। फिर अभी किस में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं उस डायरेक्शन के कॉस पास हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसको मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो किसके साथ में एंगल लेना, हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, अभी ये कॉस हो जाएगा, बाद में ये साइन हो जाएगा। ठीक है, तो सारे लाइट वेक्टर्स के उस डायरेक्शन कंपोनेंट्स निकालना, क्या निकालना, कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए अब यहाँ पे वर्टिकल है, मैं चाहूँ तो पोलराइजर को ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्सिस ऐसा भी हो सकता है। तो जितने भी वेक्टर्स है, मान लो ये वर्टिकल गया इधर, अभी ये वर्टिकल कंपोनेंट या फिर ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये हमारा जो पासिंग एक्सिस है उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब ये वर्टिकल को रिजॉल्व करो, ये कितना जाएगा, इलेक्ट्रिक का, मान लो इलेक्ट्रिक वेक्टर ई वेक्टर है, उसका ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर क्या, इस तरह, ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो ये पोलराइजर क्या करेगा, ई कॉस थीटा पास कर देगा, ई साइन थीटा को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो जो जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है अनपोलराइज लाइट के, एक्सिस देखना पोलराइजर का, और उसके हिसाब से कंपोनेंट फाइंड करना। हमेशा क्या होगा, कॉस वाले पास होंगे, साइन वाले ब्लॉक होंगे, क्योंकि कॉस वाला कंपोनेंट वही होता है। कॉस वाला कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट होता है, कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो कंपोनेंट जिसका डायरेक्शन ये पोलराइजर एक्सिस के डायरेक्शन के जैसा है। बस सारे कॉस वाले क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो जब हम पोलराइजर रखते हैं, देखना ढंग से, मान लो ये लाइट पास हो रही है, ये प्लेन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इसमें सारे वाइब्रेशन से, सारे से वाइब्रेशन से, ये है अनपोलराइज्ड, आगे गई, ठीक है, ये है पोलराइजर। आगे आने के बाद क्या होगा, सारे वर्टिकल बाहर निकल लेंगे, सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का इन डायरेक्शन वाला कंपोनेंट बाहर आ गया, बाकी के सारे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वो ब्लॉक हो गए। तो when the light passes, when unpolarized light passes through polarizer, the output light is polarized light. कौन सी लाइट, polarized light और plain polarized light। क्या, when the unpolarized light passes through a polarizer, the output light, या फिर बुक में लिखा है the light emergent from, the emergent light मतलब बाहर निकलने वाली लाइट, the emergent light from the polarizer is plain polarized light या फिर polarized light। polarized light और plain polarized दोनों एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं तो आपको दोनों अलग अलग लगेंगे, या तो उसको पोलराइज्ड लाइट बोलो या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलो। ठीक है, अभी दो डेफिनेशन है इसमें। the plane in which the emergent polarized light vibrates, ये जो इमरजेंट लाइट है, जो बाहर निकली है लाइट पोलराइजर के बाहर, वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। अभी ये जो प्लेन है, ये जो सामने वाला प्लेन दिख रहा है इस तरीके से, इस प्लेन को बोलेंगे अभी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो एक डेफिनेशन बनती है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन in which plane polarized light vibrates। खत्म। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है
क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, उस प्लेन को क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और दूसरा है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये है हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको परपेंडिकुलर वाला प्लेन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाला, ये है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको अगर नाम देंगे इस तरीके से तो ए बी सी डी, ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसको परपेंडिकुलर निकालो, ये परपेंडिकुलर गया, नाम दे दो ई एफ जी एच, ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन में हमारी प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेट हो रही है, किधर गया, वाइब्रेट हो रही है, उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये खड़ा वाला प्लेन। और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर प्लेन बना दो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर प्लेन जो आएगा उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अनपोलराइज लाइट पोलराइजर के थ्रू पास करो, बाहर निकलने वाली लाइट कौन सी होंगी, पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो पोलराइज्ड लाइट है वो जो जिस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है वो प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सॉरी, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर दो, उस प्लेन को क्या बोलना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, इंटेंसिटी पे क्या असर होता है। तो एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अभी इंटेंसिटी के लिए क्या लगेगा आपको कंसेप्ट, एम्पलीट्यूड वाला कंसेप्ट। क्या, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलो वो पढ़ते हैं अभी। तो चलिए अभी देखते हैं कि इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ता है ना। ओके, देखो लाइट हमारी इस डायरेक्शन में पास हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पास हो रही है, इस ये प्लेन ड्रा करा मैंने। ठीक है, वाइब्रेशन इस डायरेक्शन के भी है, हॉरिजॉन्टल के भी है, अंदर बाहर वाले भी है, तो अंदर बाहर मतलब डॉट वाला भी है। ठीक है, इस डायरेक्शन वाला भी है। ये है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी मतलब क्या, अनपोलराइज्ड। मान लो मैं एक पोलराइजर रख दूँ जिसका एक्सिस है वर्टिकल, वही वापस वही बोलूँगा। ठीक है, इसको बोलेंगे पासिंग एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या हमारा पोलराइड या फिर पोलराइजर जो कुछ है। बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो अभी हमें देखना है। थियोरेटिकल है, आपके बुक में भी वैसा ही दिया है। मैं अगर मेरी एडवाइस आप लेना चाहोगे तो ये पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ने के लिए वीडियो से पढ़ो, लेकिन जो आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे ना उसके लिए नोट्स बना लो। ठीक है, किसी ने अगर नोट्स दिया, सॉरी मैं नोट्स नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास नोट्स नहीं है इसके, लेकिन अगर किसी से आपको नोट्स मिलते हैं तो पोलराइजेशन वाला टॉपिक जो है वो आप नोट्स से ही पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसकी इंटेंसिटी है मान लो आई। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन के बाहर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें देखना है। ठीक है, चलो अभी मैंने बोला इसमें सारे तरीके से सारे डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस प्रेजेंट है, लेकिन एक्सिस कैसा है हमारा, वर्टिकल। वापस जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है उनके कौन से कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे आपको, ऐसे कंपोनेंट्स जो एक कंपोनेंट क्या हो वर्टिकल और दूसरा अपने आप कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या कर देगा, सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को पास कर देगा, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इनके साथ ये जो ऐसे दिख रहे हैं आपको, इंक्लाइंड जो दिख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा हो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इंक्लाइंड वेक्टर को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट कंपलसरी कौन से डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल वाला, तो ऑटोमेटिक दूसरा कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला। और ये पोलराइड क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल वालों को ब्लॉक कर देगा, जा ही नहीं सकते, वर्टिकल वाले पास हो जाएंगे। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है उनके सारे के वर्टिकल कंपोनेंट्स पास हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतने ही वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो गया मतलब कि आधी लाइट ब्लॉक हो गई, आधी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, और वर्टिकल पास हो गई। ठीक है, तो थियोरेटिकली भी आप बोल सकते हो कि अगर इसका इंटेंसिटी आई है तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, बाहर आने वाली लाइट का इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। तो पोलराइजर का
पहला यूज़ क्या है कि जो लाइट आ रही है किसी सोर्स से, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी आधी या कम करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम पोलराइड का यूज़ कर सकते हैं। वही होता है ना हेडलाइट्स वगैरह में, एक गाड़ी हेडलाइट से बहुत ज़्यादा लाइट फेंकती है और जो सामने वाला ड्राइवर होता है उसको तकलीफ होती है, तो उसके आगे जो पोलराइज़र है, तो वो पोलराइज़र का क्या करने का काम करता है, जो सामने से लाइट आ रही है, जो ट्रक के हेडलाइट के थ्रू लाइट जो आ रही है, उसका इंटेंसिटी कम करने का काम कौन करता है, पोलराइड। तो इसके लिए जो विंडशील्ड है उसमें पोलराइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि क्या सारे कॉस वाले पास हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मान लो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मान लो E है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसको अपन ने रिप्रेजेंट करा E से। E को क्या लिखेंगे, E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अभी ये कहाँ से आया, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ा था और बाद में यहाँ से भी पढ़ा है अपन ने, स्टेशनरी वेव में भी पढ़ा है। ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर, E0 क्या होता है, E0 होता है एम्पलीट्यूड। E0 क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे I क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब क्या, E0 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू के नहीं, अभी कांस्टेंट मान लो, यहाँ पे C मान लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो K है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 2π/λ होता है वो, कुछ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो C E0 का स्क्वायर मान लो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इसके सिर्फ कौन से कंपोनेंट बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट बाहर निकल रहे हैं। तो अगर R रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, R cos थीटा। तो ये पूरा अगर E0 हमारा एम्पलीट्यूड है तो उसका बाहर आके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बाहर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर आएगा, आउट लिखता हूँ मैं उसको, E आउट, वो क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसको लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, I आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखो E0 कॉस थीटा, क्योंकि ये सब पास में क्यों लिया, थीटा कुछ तो एंगल होगा, कॉस थीटा कुछ तो डिजिट में आएगा, नंबर में आएगा, E0 भी क्या होता है, नंबर में। तो ये पूरा E0 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पूरा एम्पलीट्यूड, और ये बाकी का एज इट इज। तो ये क्या होगा, उसका स्क्वायर। तो I आउट इज इक्वल टू E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो I आउट मैंने ये लिखा सिर्फ एक वेक्टर के लिए, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए। ऐसे कितने इलेक्ट्रिक वेक्टर है इस लाइट में, ऑर्डिनरी लाइट में बहुत सारे हैं, सारे के क्या हो गए, कॉस कंपोनेंट पास हो जाएंगे, साइन आउट हो जाएगा। तो पूरी टोटल इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, सबकी एडिशन। एडिशन मतलब क्या, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। एडिशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये थीटा कितना हो सकता है, थीटा कितना हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल क्या, या तो वर्टिकल हुआ एंगल कितना 0, हॉरिजॉन्टल हुआ एंगल कितना 90, और इधर हुआ 180। तो 0 से लेके पाई तक, पाई रेडियन मतलब 180, इस तरह से अगर इंटीग्रेट किया तो वो आ जाता है E0 स्क्वायर इंटू हाफ। ये देखो क्या हो जाएगा, E0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, नंबर है, 0 to पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर एवरेज वैल्यू निकालने को बोलोगे या फिर इसका इंटीग्रेशन निकालने को बोलोगे, वो आता है E0 स्क्वायर एज इट इज इंटू हाफ। यहाँ पे देखो ये क्या था, I इज इक्वल टू E0 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया E0, ये C कांस्टेंट है, रखो नहीं रखो चलेगा। ठीक है, E0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका E0 स्क्वायर बाई 2 मतलब इंटेंसिटी कितना हो रहा है, इंटेंसिटी आधा हो रहा है। इंटेंसिटी कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है, पहले था C, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस C भी अपन लिखते थे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखने का आपको, हाफ जो इंटेंसिटी निकली आपकी I आउट, पहले E0 स्क्वायर थी, पहले क्या थी E0 स्क्वायर थी, उसको किससे मल्टीप्लाई हो गया, हाफ से। मतलब क्या है कि जब अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास करोगे, कितना पोलराइजर के, एक पोलराइजर से पास करोगे,
तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो इस पे आपको JEE नीट CET में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसी लाइट है, उसकी इंटेंसिटी है 30, उसको हमने पास किया एक पोलराइजर से। अब ये पोलराइजर को ऐसा कर देंगे, ऐसा है पोलराइजर, मान लो थीटा है 30 डिग्री। बताओ कि बाहर आने वाली लाइट की क्या हो जाएगा, फिर बाहर आने वाली लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी। कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे थीटा तो 30 दिया है ना, मान लो यहाँ पे थीटा लिख देंगे 40 डिग्री। तो एंगल, पहले पोलराइजर के लिए एंगल मैटर नहीं करता। ये पोलराइजर ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो फर्स्ट पोलराइजर, ध्यान देना, कैसा भी हो फर्स्ट पोलराइजर, अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी 100 है तो पोलराइजर चाहे खड़ा हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसा भी एंगल हो उसका, पहले पोलराइजर के बाहर आने के बाद इंटेंसिटी हाफ ही होगी। सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे वर्टिकल लिया था इसलिए इंटेंसिटी आधी हुई थी, ऐसा नहीं है। पहला पोलराइजर कैसा भी हो, उसका एक्सिस कैसा भी हो, उसके बाहर जो लाइट निकलेंगी उसकी इंटेंसिटी ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। ये बात ध्यान में रखना है। इसके आगे में अगर तो यहाँ तक समझ में आ गया, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ये है कंसेप्ट। अगर मैंने उसके आगे और एक रख दिया, उसके आगे मैंने और एक रख दिया, मान लो ये लाइट का डायरेक्शन, ये प्लेन उसको परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस मान लिया, ये YZ प्लेन है, इसके अंदर ये है सारे वाइब्रेशंस, ठीक है, इस तरीके से। ये पहला पोलराइजर है, ये खड़ा था इस तरीके से। अभी क्या हुआ, सारे लाइट गए और यहाँ से कौन सा आ गया, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा इंटेंसिटी I, यहाँ से पास होने वाली इंटेंसिटी I1, और इसके आगे मैं और एक पोलराइजर रख देता हूँ। तो अभी बताओ, ये पोलराइजर 1 है, ये पोलराइजर 2 है, ये जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वैल्यू दे देते हैं। ये 100 है तो ऑटोमेटिक 50, I2 बोलो कितना, सोचो थोड़ा। ये जो सेकंड पोलराइजर है, ये फर्स्ट पोलराइजर के बाहर जो भी लाइट निकली है किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों ब्लॉक नहीं करेगा, जो ब्लॉक करना था इसने कर दे, इसने सारे वर्टिकल बाहर फेंक दिए, बाहर पास होने दे। ये भी वर्टिकल ही है ना, तो ये वर्टिकल क्या है, दो दरवाजे हैं, ये पहला वेक्टर ऐसा है, वर्टिकल पास हो गए। दूसरे के पास जाने वाले सिर्फ कौन है, सिर्फ सारे के सारे वर्टिकल ही है। जो पहले दरवाजे ने पास किए वो दूसरा दरवाजे भी पास कर देगा, क्योंकि पहला और दूसरा सेम है, इसमें से जो पास होगा दूसरे वाले में से भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 50, यहाँ पे भी कितना होगा, 50। अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी इसको दूसरे पोलराइजर को रोटेट करता हूँ, धीरे धीरे जैसे रोटेट करूँगा और क्या होगा, ये जितनी लाइट पहले पोलराइजर के बाहर निकली है, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करते जाऊँगा, अभी बताओ अभी क्या होते जाएगा, अभी इन वेक्टर्स को, ये पोलराइजर का स्टडी करने के लिए फिर से इन वर्टिकल का, ये वर्टिकल वेक्टर का हमको एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, E1 बोल देता हूँ, E1 कॉस थीटा, सारे कॉस कॉस वाले बाहर और सारे बाद में दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये वाले कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब इसने क्या करा, और कुछ वेक्टर्स ब्लॉक कर दे। ये सेकंड पोलराइजर ने क्या करा, अभी ऐसी है उसकी ये वाला, हाँ, ये पोलराइजर क्या करेगा, ये जो वर्टिकल वेक्टर्स है उसके सारे इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को पास करेगा और इस कंपोनेंट्स को क्या कर देगा, ब्लॉक। मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर था इसमें भी कुछ कंपोनेंट, इसके भी हमको अभी कंपोनेंट्स निकालने पड़े, इस वाले कंपोनेंट्स को पास कर दिया क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और बाकी एक, मतलब कुछ और लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे जैसे सेकंड पोलराइजर को घुमाएंगे हम, वैसे वैसे सेकंड पोलराइजर के बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब इंटेंसिटी मिलेगी 0। कब, जब हमारा सेकंड पोलराइजर होगा इस तरीके से, सेकंड पोलराइजर जब हमारा परपेंडिकुलर, क्यों, ये वर्टिकल वेक्टर है और हमारा जो पोलराइजर है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वाले ने पूरे वर्टिकल सबको क्या कर दिया, ब्लॉक। ऐसा है वो, जाओ उधर, ये आ रहे उधर फेंक दो, है ना, पूरे के पूरे परपेंडिकुलर वालों को ब्लॉक कर दिया। तो बाद में इंटेंसिटी कितनी हो जाएंगी, 0। ठीक है, वापस घुमाओ, वापस इंटेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, वापस हॉरिजॉन्टल हुआ,
वापस इंटेंसिटी जीरो, वापस वर्टिकल हुआ, वापस इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो जब हम सेकंड पोलराइजर को घुमाएंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम टू जीरो ऐसी चेंज होते जाएंगी जब हम सेकंड पोलराइजर घुमाएंगे। पहले पोलराइजर में क्या बताया मैंने आपको, अगर आने वाली लाइट ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो पहले पोलराइजर के बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी हमेशा कितनी होगी, अनपोलराइज्ड लाइट के आधा। मतलब ये 100 है तो ये कितनी हो जाएंगी 50। और सेकंड पोलराइजर को अगर हम रोटेट करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी वेरी करेंगी, किसमें, 0 टू मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या, इस केस में 50। आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी है 50, उसको घुमाएंगे तो 50 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, डिपेंडिंग किस डायरेक्शन में तुम्हारा सेकंड पोलराइजर को तुमने रोटेट कर, कैसे तुम पोलराइजर को रोटेट कर रहे हो। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि बताओ कोई लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है और उसका हमें फाइनली इंटेंसिटी 0 करना है, इंटेंसिटी कितना करना है 0, तो एक पोलराइजर से पॉसिबल है क्या, एक पोलराइजर से पॉसिबल नहीं है। लाइट की इंटेंसिटी 0 करने के लिए 2 लगेंगे। सिंगल पोलराइजर क्या कर सकता है, सिर्फ इंटेंसिटी आधी कर सकता है, 0 नहीं कर सकता है। 0 करने के लिए एक और पोलराइजर लगेगा और उस पोलराइजर को आपको कैसे रखना होगा, पहले पोलराइजर के परपेंडिकुलर। ये पहला पोलराइजर है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है पहला है वर्टिकल, दूसरा अगर हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो दूसरे पोलराइजर के बाहर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0, ठीक है, ये याद रखना। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मैलस लॉ। मैलस लॉ में भी इंटेंसिटी के बारे में ही बात करेंगे, है ना, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो ऑलरेडी मैं मैलस लॉ ही पढ़ा चुका हूँ आपको, इंटेंसिटी की बात करें मतलब मान लो यही पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया मैंने ई से, E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर है, पहला पोलराइजर, ठीक है। पहला पोलराइजर मैं अभी लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, कोई भी एक इलेक्ट्रिक वेक्टर जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ई बार इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के। पहला पोलराइजर क्या करेगा, सारे कॉस कॉस पास, साइन साइन क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो मतलब सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर के कॉस कंपोनेंट पास। तो जो E1 आएंगी लास्ट में, इसमें क्या हो जाएगा कॉस। तो E0 कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अभी पढ़ा अपन ने। पहला का जो इंटेंसिटी था, पहले की जो इंटेंसिटी थी आई मान लो सिर्फ, है ना, वो थी हमारी E0 का स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी जो आई आएंगी वो होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, E0 एम्पलीट्यूड क्या बनाना है, ये बना कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको करो I इज इक्वल टू सी E0 स्क्वायर, इसको करो I1 इज इक्वल टू E0 का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो कांस्टेंट C, E0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। I1 इज इक्वल टू ये C0 स्क्वायर मतलब क्या I, और लास्ट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वापस ये आया हमारा I1। अभी देखो I1 लिखा मैंने या फिर E1 लिखा मैंने, E0 कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी ये दूसरा पोलराइजर है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई सारी ऐसे आएंगे अभी, है ना, पास कौन से होंगे, इस तरह के वाइब्रेशंस पास होंगे। और अभी मैं सेकंड पोलराइजर रख दूँ ऐसा वर्टिकल। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये वर्टिकल एक्सिस, ये एक्सिस, इनके बीच का एंगल अभी कितना, थीटा। तो ये जो इंक्लाइंड वेक्टर है, इनके हम क्या निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट थीटा, जिसके साथ एंगल है सारे कॉस पास, मतलब वापस इसमें से वापस कॉस पास, मतलब क्या, E1 इज इक्वल टू E0 कॉस थीटा। अभी ये एंगल को मैं लिखता हूँ फाई, क्या लिखता हूँ फाई, तो इंटू कॉस फाई, सिर्फ कॉस फाई ये वाला क्यों, क्योंकि कॉस कंपोनेंट गए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। E1 नहीं, अभी क्या E2, दूसरे पोलराइजर से निकला, E2 इज इक्वल टू
I2 लिखता हूँ अभी इंटेंसिटी, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है E0 कॉस थीटा कॉस फाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू सी E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अगर इसको बताऊँ मैं, ये इसको सेकंड इक्वेशन बोलूँ तो देखो सी E0 कॉस स्क्वायर थीटा, सी E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसको I1 कॉस स्क्वायर फाई। क्या हो रहा है, हर एक पोलराइजर के बाद जो भी एंगल है किसका किसका, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, किसके किसके बीच में, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर का ऐसा और एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, उनके बीच में जितना भी एंगल है उसका स्क्वायर आगे आ जाता है इंटेंसिटी में, ठीक है। तो यही है मैलस लॉ, यही क्या है मैथमेटिकली मैलस लॉ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो मैलस लॉ किसके बारे में बात करता है, मैलस लॉ टॉक्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू एनी पोलराइजर, व्हेन लाइट पासेस थ्रू पोलराइजर। तो लॉ क्या लिखता है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आई, ये बुक में नहीं दिया, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज आई विच इज कमिंग टूवर्ड्स पोलराइजर एंड इफ द थीटा, अभी थीटा के बारे में बोलते, इफ द थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर, देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, ये पोलराइजर के बाहर जो लाइट आएंगी उसको बोलते हैं इमर्जेंट लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट विल बी आई इज इक्वल टू, मान लो पहली वाली लाइट क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है पहली वाली की I1, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी कितना है I2, I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है हमारा मैलस लॉ, ये क्या है मैलस लॉ। देखो वीडियो लंबा हुआ है, जितना मैं पढ़ाना चाहता था उतना आपको पढ़ा चुका हूँ, थियोरेटिकल है, थोड़ा बोर हो सकता है, लेकिन एक बार दो बार इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।